प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं पुनीता रावत, श्री भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय गोरखपुर। आज हम कक्षा 11 नागरिक शास्त्र की कक्षा में खंड 1 भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 9 संविधान एक जीवन दस्तावेज के बारे में पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा सभी में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विश्वास, धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसर और प्रतिष्ठा की समानता प्राप्त कराने तथा सभी में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान सन 1950 में लागू हुआ, जो अब 70 वर्ष की परिपक्व अवस्था में है, जिसने वक्त और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाला है और जो आज नई सोच और अपने अनुभव के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार और एक जीवन दस्तावेज है। बच्चों, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। ब्रह्मांड, पृथ्वी, हमारा जीवन और प्रत्येक चीज नित्य नए बदलावों की साक्षी रही है। परिस्थिति जन्य बदलावों और सामाजिक परिवर्तनों के चलते बहुत से देशों ने अपने यहाँ पर संविधानों को दोबारा तैयार किया है। सोवियत संघ ने 74 वर्षों के दौरान अपने संविधान को 4 बार बदला। 1918, 1924, 1936 और 1977 में। 1991 में सोवियत संघ के राजनीतिक भूचाल के बाद रूसी गणराज्य का फिर से गठन किया गया और 1993 में नया संविधान अंगीकार किया गया। फ्रांस ने 200 वर्षों के दौरान अपने संविधान को कई बार बदला। 1789 की क्रांति के बाद 1793 में प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद 1848 में दोबारा संविधान तैयार किया गया। 1875 में तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र, 1946 में चौथा और अंततः 1958 में पांचवा फ्रांसीसी गणतंत्र स्थापित हुआ। तो क्या हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है, या फिर हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने आने वाले बदलावों और घटनाओं का अंदाजा पहले ही लगा लिया था? ये बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान मिला है जिसकी बनावट हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। साथ ही हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी वक्त किया था। लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए उचित नहीं होता। कोई ऐसा दस्तावेज नहीं होता जिसे न बदला जाए। एक तो हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय के अनुकूल उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। साथ ही संविधान के कामकाज में इस बात की गुंजाइश बनी रहती है कि संविधान की बात की एक से ज्यादा व्याख्या की जा सके। इसी प्रकार अदालती फैसले, राजनीतिक व्यवहार और बर्ताव ने संवैधानिक अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इसी वजह से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद किताब से बढ़कर एक जीवंत दस्तावेज बन गया है। ये बात सही है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय समाज जिस समस्या का सामना कर रहा था उसके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान में दिखाई देती है। लेकिन संविधान को आगे आने वाली भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सक्षम होना चाहिए। संविधान का निर्माण मनुष्य ही करते हैं, इसलिए उसमें परिवर्तन, बदलाव और संशोधन की गुंजाइश बनी रहती है। संविधान किसी समाज की, लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होता है। संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा होता है। वो एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज अपने लिए गढ़ता है। पर यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज है कि उसे नहीं बदला जा सकता, या फिर ये इतना आम फहम मसला है कि इसमें जब चाहे संशोधन किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को कानून से ऊपर का दर्जा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको सम्मान की दृष्टि से देखें। साथ ही उसे इतना लचीला बनाया गया कि आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। भारतीय
संविधान अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार संसद अपनी शक्ति के आधार पर और अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध जोड़ सकती है और पुराने उपबंधों को हटा सकती है या बदल सकती है। दरअसल हमारे संविधान निर्माता एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्ष में थे। वो ये चाहते थे कि संविधान में आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जाएं, लेकिन अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलावों से बचा जाए। इसलिए संविधान को कठोर और लचीला दोनों बनाया गया। जो संविधान आसानी से संशोधित हो जाता है उसे लचीला संविधान कहते हैं, और जिसकी संशोधन प्रक्रिया दुरूह होती है वो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। हमारे संविधान में इन दोनों तत्वों का समावेश किया गया है। दरअसल हमारे संविधान में कुछ उपबंध ऐसे थे जिनके बारे में एक आम राय थी कि इनको एक समय के बाद हटा लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। तो राज्यों की शक्ति में अगर परिवर्तन करना है तो उनकी अनुमति जरूरी है। इसके साथ ही कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्व के थे कि संविधान निर्माता उनको संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। इसीलिए हमारे संविधान में संशोधन के विभिन्न तरीकों को अपनाया गया है। हमारे संविधान में संशोधन के 3 तरीके हैं। कुछ उपबंधों पर संसद साधारण कानून की प्रक्रिया द्वारा संशोधन कर सकती है, और कुछ संविधान के खंडों में संसद दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करने के बाद संशोधित कर सकती है। इसमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया की अनुपालना होती है। दूसरा तरीका है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संशोधित होता है। ये भी अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। संसद संविधान के कुछ उपबंधों को साधारण कानून की प्रक्रिया के तहत संशोधित कर सकती है, अर्थात इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि संसद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बगैर ही उसमें संशोधन कर सकती है। कुछ उपबंध ऐसे हैं जैसे कि अनुच्छेद 2, जिसके अंतर्गत संसद नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। अनुच्छेद 3, जिसके अंतर्गत संसद राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 4, जिसमें संसद राज्य की सीमाओं और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 169, जिसमें कि संसद राज्य विधानसभाओं के प्रस्ताव पर उस राज्य में विधान परिषद की या स्थापना कर सकती है या उसको समाप्त कर सकती है। इसके अलावा नागरिकता संबंधी प्रावधान, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान, या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, कुछ ऐसे उपबंध हैं जिन्हें साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा 368 में 2 प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों सदनों में अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना आवश्यक है। दूसरी प्रक्रिया में दोनों सदनों में अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। अनुच्छेद 368(2) में ये वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, इस पर उनको आवश्यक सहमति देनी होगी। इसका अर्थ ये है कि संविधान संशोधन पर अंतिम राय जनप्रतिनिधियों की होगी। इसी प्रकार संविधान संशोधन में अगर दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई मतभेद है तो उस पर साधारण कानून की तरह संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इसी प्रकार कोई भी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के तत्काल बाद प्रभाव में नहीं आता है, वो उस तिथि से प्रभाव में आता है जिस तिथि से उसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध, न्यायपालिका की शक्तियां और गठन, 7वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, ऐसे कुछ विशिष्ट उपबंधों को छोड़कर संसद संविधान के शेष खंडों में दोनों सदनों के विशिष्ट बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा संशोधित कर सकती है। किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को
किसी भी सदन में पारित करने के लिए एक साथ 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहली शर्त है उस सदन की सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कि उस सदन की सदस्य संख्या का आधे से अधिक। मान लीजिए हम लोकसभा में लेते हैं, तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी हुई? 545, ठीक है। और 545 का आधा कितना हुआ? 272। और अगर हम एक भी ज्यादा लेते हैं तो वो संख्या कितनी हो गई? 273, यानी कि कम से कम 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। दूसरी शर्त यह है कि विधेयक में मतदान के समय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मान लीजिए 480 सदस्य मतदान में भाग लेते हैं, तो उसका 2/3 कितना हुआ? 320। और ये 320 273 की संख्या से ज्यादा है, यानी कि दोनों शर्तों की अनुपालना हो रही है, तो ये विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर मतदान में 300 सदस्यों ने भाग लिया तो 2/3 कितना हुआ? 200। लेकिन ये 273 से कम है, तब 273 सदस्यों की आवश्यकता होगी, क्योंकि सदन में पारित होने के लिए एक साथ दोनों शर्तों की अनुपालना जरूरी है। पहला है सदन की सदस्य संख्या का बहुमत, दूसरा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो इन दोनों शर्तों में से जिसकी भी संख्या ज्यादा होगी, उतने संख्या के सदस्यों का कम से कम समर्थन विधेयक पारित होने के लिए आवश्यक है। इसे विशेष बहुमत कहा जाता है। एक सदन में पारित होने के बाद ये दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संशोधित हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो लोग भी संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना है। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनके असंतोष में जनसाधारण उनका साथ दे रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस कथन के पीछे संसदीय बहुमत का आशय नहीं था, बल्कि उसके पीछे छिपी जनमत की शक्ति से था। हमारे यहाँ पर संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और अमेरिका में भी 2/3 बहुमत का ही प्रावधान है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका और रूस में 3/4 बहुमत का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में तो जनता जनमत संग्रह के द्वारा संविधान संशोधन की शुरुआत कर सकती है, जबकि रूस और इटली में जनता जनमत संग्रह के द्वारा संविधान संशोधन में भाग ले सकती है या उसका अनुमोदन कर सकती है। इसी प्रकार हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। तो राज्यों की शक्ति में अगर परिवर्तित करना है तो उसमें राज्यों की शक्ति सहमति आवश्यक होती है। इसी प्रकार कुछ विशिष्ट उपबंध हैं जिसमें राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया अनुच्छेद 55, केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 74, इसी प्रकार राज्य कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 162, न्यायपालिका की शक्तियां और गठन 7वीं अनुसूची, जिसमें कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। इसी प्रकार 4थी अनुसूची, जिसमें राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, और अन्य कुछ विशिष्ट उपबंधों में संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित करने के बाद वो राज्यों की स्वीकृति हेतु जाता है, और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से पारित कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संशोधित हो जाता है। इस प्रक्रिया में अगर राज्यों की स्वीकृति की कठोरता को अपनाया गया है तो राज्य विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से पारित किए जाने की सरलता को भी अपनाया गया है। उन्नीस 1950 से लेकर अब तक भारत में 126 संशोधन हो चुके हैं। 2019 में 126वां संशोधन हुआ था, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को आगामी 10 वर्ष यानी कि 25 दिसंबर 2030 तक बढ़ाया गया था।
अगर हम संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखें तो ये एक बड़ी संख्या है। इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। इस पहले ग्राफ में प्रत्येक दशक में होने वाले संशोधनों को दर्शाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि 1970 से लेकर 1990 तक के दशक में ज़्यादा संशोधन हुए। इसी प्रकार इस ग्राफ में प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दर्शाया गया है। तो पहले 10 संशोधन 11 वर्ष की अवधि में हुए, यानी कि 1950 से 61, दूसरा मात्र 5 साल में यानी कि 62 से लेकर 66, तीसरा 60 साल में यानी कि 67 से लेकर 73, और चौथा 10 संशोधन मात्र 3 साल में यानी कि 74 से लेकर 76 तक। इसी के अलावा 2001 से लेकर 2003 यानी कि 3 सालों में भी 10 संशोधन हुए। और ये दोनों कालखंड महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 74 से लेकर 76 तक में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से लोकसभा में थी। उसके 352 सदस्य थे। साथ ही राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें थी। और 2001 से लेकर 3 तक गठबंधन की राजनीति का काल था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकारें थी। राज्यों में भी अलग अलग दलों की सरकारें थी। इसके साथ ही भाजपा का अपने विरोधी दलों से कटु प्रतिद्वंदिता थी। तब भी मात्र 3 सालों में 10 संशोधन हुए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि संशोधन केवल सत्ताधारी दल के बहुमत पर ही निर्भर नहीं करते। इसी प्रकार अगर पहले दशक को छोड़ दिया जाए तो शेष दशकों में तेजी से संशोधन हुए। इसका अर्थ ये है कि संशोधनों में केवल सत्ताधारी दल की सोच ही मायने नहीं रखती, बल्कि ये संशोधन परिस्थिति जन्य आवश्यकता को देखकर किए गए। अगर हम अब तक के संशोधनों को निम्न श्रेणियों में बांटें तो 3 श्रेणियां में विभाजित कर सकते हैं। पहला, तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से किए गए संशोधन। दूसरा, संविधान की व्याख्या को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच हुए गतिरोध से उत्पन्न संशोधन। और तीसरा, राजनीतिज्ञों की सहमति से किए गए संशोधन। तकनीकी या प्रशासनिक दृष्टि से किए गए संशोधन संविधान की उपबंधों की स्पष्ट व्याख्या के लिए किए गए थे। उससे मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आता। जैसे कि 15वां संशोधन, जिसमें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। इसी प्रकार 54वां संविधान संशोधन, जिसमें जो न्यायाधीशों की वेतन वृद्धि से संबंधित था। इसी प्रकार कुछ संशोधन ऐसे किए गए जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, क्योंकि मूल संविधान में यह अवधि 10 वर्ष थी और ये कहा गया था कि इसको आवश्यकता अनुसार अग्रिम 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। तो इससे मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आता। इसी प्रकार अनुच्छेद 74 में ये था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे, लेकिन अनुच्छेद 74(1) में ये जोड़ा गया कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगी। तो इस प्रकार से ये तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से किए गए संशोधन थे। कुछ संशोधन संविधान की व्याख्या को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच उत्पन्न हुए गतिरोध के कारण हुए। दरअसल इन गतिरोधों के कारण संसद को संविधान संशोधन करके किसी एक व्याख्या को प्रमाणिक सिद्ध करना पड़ा। दरअसल लोकतंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों की अपने अपने ढंग से व्याख्याएं करती हैं। ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अहम लक्षण है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच गतिरोध हुए, जिसमें 1970 से 75 के काल में न्यायिक व्याख्याओं को निरस्त करने के लिए अनेक संशोधन किए गए। इसमें 42वां संविधान संशोधन और 24वां संविधान संशोधन आता है। कुछ संशोधन राजनीतिक दलों की आम सहमति का भी परिणाम थे। दरअसल ये संशोधन तत्कालिक राजनीतिक दर्शन और जनता की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे। गठबंधन की राजनीति में भी तेजी से संशोधन हुए, तो उनके पीछे व्यापक आम सहमति काम कर रही थी। 1984 के बाद इस तरह के संशोधनों की शुरुआत हुई और इस तरह के संशोधन के दीर्घ क्रम की शुरुआत 52वें संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से हुई। उसके बाद 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु को 21 वर्ष
वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया गया। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया और इन स्थानीय निकायों में 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। 1992 से 93 में एक आम सहमति का माहौल था, इसलिए संविधान संशोधन करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। कुछ संशोधनों को लेकर न्यायपालिका और संसद के मध्य विवाद हुए। इन विवादों की शुरुआत 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले को लेकर हुई। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय के 11 सदस्यों की पीठ ने ये निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई अंतर नहीं कर सकती। उसके द्वारा किए गए संविधान संशोधन को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के समतुल्य ही माना जाना चाहिए। गोलकनाथ केस को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया, जिसके तहत कहा गया कि संसद को संविधान संशोधन शक्ति का पूरा अधिकार है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय पीठ ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ये कहा कि संसद को संविधान में संशोधन का पूरा अधिकार है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना के आधार पर लगाई गई रोक को निष्प्रभावी करने के लिए संसद ने 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया। इसमें यह कहा गया कि संसद को संविधान संशोधन का पूरा अधिकार है और अनुच्छेद 368 में खंड 5 जोड़कर संविधान संशोधन को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। मतलब ये कि संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब संविधान संशोधन केस फिर से न्यायपालिका के समक्ष 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार केस में गया। न्यायपालिका ने अपने दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति जिसमें न्यायपालिका याचिका के आधार पर संसद द्वारा बनाए गए कानून और संविधान संशोधन की संवैधानिकता की जांच, यानी कि संविधान के आधार पर किए गए उसकी औचित्य की जांच कर सकती है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति जो है वो संविधान का मूल संरचना है और उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड 5 को अवैध घोषित कर दिया। अब इसी क्रम में 1977 के चुनावों में सत्ताधारी दल की हार हुई और नई सरकार ने इन विवादास्पद संशोधनों को, जैसे कि 38वां, जिसके तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश और राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणाओं को संवैधानिक परीक्षण से मुक्त किया गया था। 39, जिसमें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को संवैधानिक परीक्षण से मुक्त किया गया था। 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 368 के खंड 5 में संविधान संशोधन को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था। इन सभी को 43वें और 44वें संविधान संशोधन में निरस्त कर दिया। संविधान के विकास में जिस बात को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो था संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत से संसद की संविधान संशोधन शक्ति की सीमाएं निर्धारित की गई। साथ ही ये कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, मगर संविधान की सीमाओं के भीतर। इसी प्रकार संविधान के मूल संरचना में उल्लंघन का कोई भी मामला, उस पर अंतिम फैसला न्यायालय का होगा। सरकार ने 22 फरवरी 2000 में मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री वेंकट चलैया के नेतृत्व में 10 सदस्यीय पुनरीक्षा आयोग का गठन किया। इसका विरोधी दलों ने बहिष्कार किया था। इसका राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, मगर इस आयोग ने भी संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत में अपना विश्वास जताया और इस आयोग की संस्तुति के आधार पर ही अनुच्छेद 21 में 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। साथ ही मंत्री परिषद
को निचले सदन के 15% तक निर्धारित किया गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि संविधान के विकास को न्यायिक व्याख्याओं ने गति दी। जैसे कि आरक्षण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि आरक्षित सीटों की संख्या कुल सीटों की आधी से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसको सिद्धांत के रूप में माना गया। इसी प्रकार क्रीमी लेयर का विचार रखा गया। क्रीमी लेयर अर्थात पिछड़े वर्ग में अगर किसी व्यक्ति की आय एक सीमा से ज़्यादा है तो उसे पिछड़े वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार शिक्षा, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक समूह को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से अनौपचारिक संशोधन किए। इससे ये स्पष्ट होता है कि न्यायिक व्याख्याओं ने हमारे संविधान के विकास को गति दी। संविधान एक जीवित व्यक्ति की तरह विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करता है और अपने अनुभव से सीखता है। हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और परिवर्तनशीलता के कारण आज भी प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है। लोकतंत्र का मतलब केवल वोट या जनप्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि उन विकासशील संस्थाएं भी होती हैं जिनको जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। संसद और न्यायपालिका के गतिरोध में न्यायपालिका ने ये माना कि लोकतंत्र के विभिन्न कार्यकलाप और जन कल्याण के उपाय विधिक सीमाओं से बाहर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी दल उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र में जितना महत्व जन कल्याण का है, उतना ही महत्व इस बात का भी है कि सत्ता का दुरुपयोग ना होने पाए। और केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया था, क्योंकि संविधान की मूल संरचना का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं है, बल्कि ये न्यायपालिका द्वारा विकसित अवधारणा है। इसी प्रकार नेताओं, राजनीतिक दलों, संसद और सरकार ने भी संविधान की मूल संरचना के संवेदनशील मुद्दे को अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान की। हालांकि संविधान की समीक्षा की बात चलती रहती है, लेकिन वो भी संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। जिस वक्त संविधान का निर्माण हो रहा था, जनता और नेताओं के सामने एक साझा भविष्य की तस्वीर थी, जिसको नेहरू जी ने सामूहिक स्वप्न के साथ भाग्य का करार बताया था। साथ ही संविधान सभा के सदस्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करते थे। ये विश्वास आज भी धूमिल नहीं पड़ा है। यही कारण है कि आज भी हमारे संविधान को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो क्या संविधान को कभी नहीं बदला जा सकता? हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत है, हम भारत के लोग। इसका निहितार्थ क्या है कि संविधान की रचना किसने की है? भारत की जनता ने। तो अगर संविधान को बदलना है तो जनता द्वारा फिर से संविधान सभा का गठन करके ही उसे बदला जा सकता है। मूल संरचना में कौन सा सिद्धांत है, इस पर अभी भी अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। इन बहसों के चलते रहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में बहस और मतभेद लोकतंत्र की स्थिति का अनिवार्य हिस्सा है। साथ ही इन बहसों में हमारे राजनीतिक दलों ने भी अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि राजनीतिक बहस मर्यादा के दायरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। कोई भी अतिवादी रुख सैद्धांतिक दृष्टि से तो ठीक हो सकता है, लेकिन राजनीति में सभी पक्षों को अपना सैद्धांतिक रुख छोड़कर एक न्यूनतम साझा समझ विकसित करनी पड़ती है। लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्थाओं के बीच सर्वोच्च होने की प्रतिद्वंदिता चलती रहेगी। जन कल्याण के अभिप्राय को लेकर भी द्वंद्व बना रहेगा, लेकिन अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्रात्मक शासन का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। धन्यवाद।